नमस्कार दोस्तों, गुरु एजुकेशनल संसार परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आप सबको, तो उसी के देखते हुए आज हम उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आज हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहले तो कुछ चीज़ें होती हैं कि दिमाग में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं तो पूछ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो पहले उसके बारे में हम पहले जानकारी यानी कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है एक्सरसाइज वाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है और वो जा रहा है स्कूल अपने। ठीक है, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो रास्ते में उसे कोई एक मंदिर मिल जाता है या कोई ऊंची चीज़ें मिल जाता है, टावर मिल जाता है जो मोबाइल का टावर होता है। ठीक है, तो जब ये इसको देखता है तो उसके दिमाग में यही चीज़ सबसे पहले आता है कि ये कितना ऊंचा है। ठीक है, ये कितना ऊंचा है, तो ये दिमाग में उसके आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं। मान लो कि ये कोई घर है। ठीक है, कोई घर है, यहाँ पे एक बालकनी लगा हुआ है। अगर हम ही लोग हैं अपने घर की बालकनी पे यानी छत पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई खिड़की, वहाँ पे अगर देखते हैं और बीच में हमारा कोई सड़क है, सड़क के उस किनारे कोई एक मान लो कोई नीचे छोटा सा मंदिर है। ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं इस मंदिर के सिरे को। ठीक है, ये और भी ऊंचा है, मान लो घर और भी हमारा ऊंचा है, तो हम एकदम ऊपर हैं और इसके यहाँ पे इसके देखते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे मन में एक सवाल आता है कि ये यहाँ से कितना दूर है, हमारे घर से कितनी दूरी पर है ये, या फिर इस मंदिर की कितनी ऊंचाई होगी। ठीक है, या फिर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में मिल जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई छोटा बच्चा खेल रहा है। अब ये एक गुब्बारा देख लिया यहाँ पे उड़ते हुए कि ये गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके मन में सवाल आया कि आखिर ये क्या चीज़ है, उड़ रहा है। तो दौड़ते हुए क्या गया, घर के अंदर गया। घर के अंदर गया, अपने मम्मी को बुला के लाया। ठीक है, पहले तो ये यहाँ पे था लड़का, फिर अपने मम्मी को बुला के लाया कि चलिए मम्मी देखिए कि वहाँ आकाश में कुछ उड़ रहा है। तो जब उसकी मम्मी निकल के आई, फिर मान लो कि दोनों निकल के आए, तो यहाँ पे पहुँच गए और गुब्बारा जो था यहाँ पे आ गया। ठीक है, उड़ते उड़ते। तो अब हमारे मन में सवाल ये भी आ सकता है कि ये लोग सोचेंगे कि ये गुब्बारा कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। पहले तो यहाँ पे था। ठीक है, पहले कहाँ था गुब्बारा? यहाँ पे था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लड़का जब पहले देखा था तो गुब्बारे की ऊंचाई कितनी थी, और जब लड़का और उसकी मम्मी दोनों एक साथ आ गई तो गुब्बारा को दूर चला गया, तो अब गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी और उन दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। तो ये सब सवाल कई तरीके से ऐसे आ जाते हैं हमारे मन में, जो हम दैनिक जीवन में पर डे देखते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ इन्हीं दूरी और ऊंचाइयों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, जो ये दूरी और ऊंचाई का अध्ययन करने के लिए पहले अगर हम वैसे नापना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा कि इन ऊंचाइयों को हम चले नापें तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऊपर जाना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत होगा। लंबी ऊंची ऊंचाई नापना दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए हमें बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट मंगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है। ठीक है, और समस्या ऐसी नहीं है कि इनको सॉल्व कर दिया जाए। ये थोड़ा क्योंकि ऊंचाई बहुत ऊंचा हो जाता है तो हम इंच और टेप लेके उसको नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और भी सारी चीज़ें हैं जिनकी गणनाएं करना हमें दैनिक जीवन में बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो गणित में ऐसी ही समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करने के लिए गणित की कुछ तकनीकी का प्रयोग किया गया। ठीक है, और उसी तकनीक का नाम क्या रखा गया? ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति। ठीक है, अब त्रिकोणमिति की सहायता से हम उन्हीं दूरियों को बहुत ही आसानी से और उन्हीं ऊंचाइयों को बहुत ही आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करके हमारे प्राचीन जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने क्या किया था, इस पृथ्वी से और यानी अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में स्थित तारों की स्थिति यानी दूरी और ऊंचाई यहीं से इसी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से उन्होंने ज्ञात कर लिया था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चीज़ें यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री हमारा जो होता है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, हिंदी में इसका रूपांतरण होता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति का इंग्लिश रूपांतरण क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। क्या है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब ये जो त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। किसके, ग्रीक भाषा से, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे, 3 शब्दों से। एक तो हो गया हमारा ट्री, और एक हो गया हमारा गोन, और एक हो गया हमारा मेट्रोन। तो त्रिकोणमिति शब्द हमारा किन शब्दों से बना हुआ है, 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्री, गोन और मेट्रोन। किससे किससे, ट्री, गोन और मेट्रोन। अब ट्री का अर्थ जो होता है वो होता है 3। क्या होता है, 3। ट्री का अर्थ क्या होता है, 3। और गोन जो होता है, गोन का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। गोन का अर्थ क्या होता है, भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है माप करना। क्या होता है, माप करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम 3 भुजाओं का माप करते हैं। कितनी भुजाओं का, 3 भुजाओं का। ठीक है, तो 3 भुजाएं किस में होती हैं, त्रिभुज में। किस में होती हैं, त्रिभुज में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें हम त्रिभुज से संबंधित समस्याओं का गणना करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होता है, एक तो दूरी होगा, एक तो ऊंचाई होता है, एक तो हमारा जो सबसे बड़ी भुजा होता है यानी कर्ण। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, क्या हो गया, शाब्दिक अर्थ। और इसमें हम अध्ययन यानी इसकी विषय वस्तु क्या है, किसी वस्तु की दूरी निकालना, यानी 2 वस्तुओं के बीच की दूरी। मान लो एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ पे है, और यहाँ पे कोई इसकी हाइट है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इन दोनों यानी ए और बी वस्तुओं के बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। इस बी वस्तु की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, यानी जो ये वस्तु है इसकी ऊंचाई कितनी है। मान लो कोई वस्तु इतना ऊंचा रखा हुआ है तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो मतलब इसमें हम दूरी का अध्ययन कर सकते हैं, ऊंचाई का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है हमारा यहाँ पे बनने वाला कोण, यानी इस वस्तु जो भी वस्तु यहाँ पे रखा है इसके शिखर से और इस वस्तु के बीच में, प्रथम जो वस्तु इसके बीच में कितना कोण बनना है, यानी कोण का भी हम अध्ययन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद एक चीज़ और बचा है, यहाँ से यहाँ तक की यानी न्यूनतम दूरी का भी अध्ययन हम कर सकते हैं। वस्तु बी की ऊंचाई और वस्तु ए के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी यानी हम कर्ण कह सकते हैं इसको, न्यूनतम दूरी का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का विषय वस्तु हमारा दूरी, ऊंचाई, कोण और किसी वस्तु की ऊंचाई के शिखर से आधार पे बने कोण यानी आधार पे बने रखे वस्तु की न्यूनतम दूरी या कोण, इन सब का अध्ययन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसका अध्ययन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि इसमें हम त्रिभुज पर आधारित अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज पहले हम देख लेते हैं कि एक त्रिभुज हमारा ये है। ठीक है, और त्रिभुज देखो ऊंचाई और दूरी हमारा, मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ पे है
और एक व्यक्ति यहाँ पे कोई वस्तु रखा है जिसकी ऊंचाई मान लो h है, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसके दोनों के आधार को आपस में मिलाएं, ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो क्या बनेगा, एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो इस कहने का मतलब है कि इसमें जो हम जिस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे वो त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज हमेशा ही होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में हमेशा हम समकोण त्रिभुज से संबंधित जो भी हमारे समस्याएं हैं, चाहे वो दूरी का हो, चाहे वो ऊंचाई का हो, चाहे वो न्यूनतम दूरी का हो, ठीक है, तो इन्हीं का अध्ययन हम करेंगे। और ऐसा जो कंडीशन, जब कभी भी कंडीशन हमारा 90 डिग्री का बन जाए और एक त्रिभुज का निर्माण हो, तो वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के नियमों का लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है A और ये कोई बिंदु है B और ये कोई बिंदु है C, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, BC, इसकी दूरी क्या हो जाएगी BC, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी AB, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी C। इस के शिखर से यहाँ पे बना कोण मान लीजिए कितना है, थीटा। मान लो ये कोई मीनार है, ठीक है, क्या है, मीनार है। अब इस मीनार की जो ऊंचाई है वहाँ से बिंदु A के आधार से दूरी, यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है सब, ठीक है, ये कोई लड़का है जो देख रहा है, ठीक। तो इस बच्चे के आँख से और इस शिखर, इस मीनार के शिखर से जो कोण बनेगा उसको मान लेते हैं हम क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लड़के से और इस मीनार के बीच की दूरी कितनी है, या फिर इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि A से C यानी मीनार के शिखर और बच्चे के आधार से न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम अध्ययन कर सकते हैं इसका। अब इसको और सरल बनाने के लिए, ठीक है, कुछ इसी से संबंधित भुजाओं का अनुपात दे दिया है जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि किसी कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, ठीक है। किसी कोण के सापेक्ष, मान लो ये थीटा है, इसके सापेक्ष भुजाओं का अनुपात, मान लो कि इसकी दूरी BC और इसकी दूरी AC, ठीक है। तो इसी कोण के सापेक्ष और भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अभी इसका प्रयोग कैसे करना है ये हम बाद में सीखेंगे, पहले कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इसी थीटा के सापेक्ष, ठीक है, इसी थीटा के सापेक्ष पहले हम BC और AB को ले लेते हैं या AC को ले लेते हैं। फिर उसके बाद इसी के सापेक्ष हम AB को ले लेते हैं, फिर AC को ले लेते हैं, ठीक। इसी कोण के सापेक्ष हम अनुपात, दो ही भुजाओं का अनुपात निकल सकता है ना, इसलिए हम दो दो भुजा लेते हैं। फिर उसके बाद हम ले लेते हैं BC और इसको ले लेते हैं AB, ठीक। फिर एक अनुपात यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। थीटा बराबर आधार को ले लेते हैं यानी AB, फिर इसको ले लेते हैं BC को, ठीक। फिर थीटा बराबर ले लेते हैं AC
फिर उसके बाद ए बी को, ये हमारा सब अनुपात है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं इसी थीटा को, एक और अनुपात ले देते हैं, ए सी और बी सी। अब लगभग सभी अनुपात हमने निकाल लिया है थीटा का, ठीक है। देखो थीटा बराबर बी सी बट्टे ए सी। अब सबको तो हम थीटा कह नहीं सकते हैं, इनको दर्शाने के लिए, क्योंकि अगर हम थीटा कहेंगे तो इनमें से कौन सा अनुपात ले ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है। अगर थीटा कहेंगे कि थीटा बराबर, अब क्या लें इसमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कौन सा अनुपात किस थीटा के साथ में आएगा, इसी को दर्शाने के लिए इनका एक विशेष नाम रखा गया, ठीक है। इन्हीं को दर्शाने के लिए इनका एक नाम रखा गया है। जैसे जब BC और AC, BC और AC इनका अनुपात हमें दिखाना हो तो इनका एक विशेष नाम है जिनका नाम है साइन। क्या नाम है? साइन। यानी जब हम साइन थीटा का नाम लेंगे तो हम अनुपात किस भुजाओं का दिखाएंगे? BC यानी लंब और कर्ण का। किसका दिखाएंगे? लंब और कर्ण का। त्रिभुज में आप सब जानते ही हैं कि लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। जिस पे त्रिभुज टिका होता है वो हमारा क्या होता है? आधार। और आधार पे जो लंबवत भुजा होती है यानी ये लंबवत, ठीक है, उसी को हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है, ये तो हम क्लास 9 में पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो जब कभी भी साइन थीटा का नाम आए तो हम कौन सा अनुपात लेंगे? BC यानी लंब अनुपात लेंगे और बटे में कर्ण यानी AC। हमारे ये अनुपात बन जाएगा, ठीक है। कौन सा अनुपात बन जाएगा? लंब बटे कर्ण। अब हम अगर थीटा के साथ AB और AC को लेते हैं, AB मतलब हमारा आधार, क्या लेंगे? आधार, और AC हमारा यानी कर्ण। तो जब थीटा के अनुपात में आधार और कर्ण हो, यानी इस थीटा के सापेक्ष में भुजाओं का अनुपात क्या हो? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं कॉस थीटा। क्या देते हैं? कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा जब भी नाम आए तो हम हमेशा आधार और कर्ण को ही लेंगे। किसको लेंगे? आधार और कर्ण को लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम BC का मतलब लंब, और AC यानी AB क्या है? आधार, AB। तो इसका एक विशेष नाम दिया गया जिसका नाम होता है tan। क्या होता है? tan। तो जब कभी थीटा के सापेक्ष लंब और आधार दिया हो, यानी लंब और आधार का अनुपात लिखा हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं tan थीटा। यानी tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी BC बटे AB। आए समझ में? ठीक है। अब थोड़ा इसको हम दूर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। थीटा बराबर AB बटे BC और थीटा बराबर AC बटे AB और थीटा बराबर AC बटे BC, ठीक है। इसको हम दे रहे हैं मिटा, ठीक है। तो जब थीटा के अनुपात में हमारा AB और AC हो, AB का मतलब आधार और बटे में क्या हो? BC का मतलब लंब। तो जब कभी आधार और लंब का अनुपात दिया होता है, यानी इसको कहते हैं AB को आधार बटे BC यानी लंब। तो जब आधार और लंब का अनुपात होता है तो उसका एक विशेष नाम है जिसका नाम है कॉट। क्या है?
कॉट, यानी कॉट थीटा बराबर होगा हमारा आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, और जब AC यानी कर्ण दिया हो, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार दिया हो, ठीक है, तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा सेक। क्या होगा, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मतलब ये दर्शाता है कि कर्ण और आधार का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे। ठीक है, तो कर्ण और आधार का अनुपात क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू अभी क्लियर नहीं है, थीटा यहाँ 10 अंश भी हो सकता है, 20 अंश भी हो सकता है, 30 अंश भी हो सकता है। तो जब भी थीटा का वैल्यू यहाँ दिया होगा तो यहाँ पे वैल्यू हम थीटा का पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी वो आगे पढ़ेंगे, उसके लिए अभी टेंशन मत लीजिए। अब देखो, जब AC और BC दिया हो, AC मतलब कर्ण और BC का मतलब लंब, तो कर्ण और लंब का जब अनुपात दिया होता है तो उसका जो विशेष नाम है उसका नाम है कोशेक। क्या नाम है, कोशेक। ठीक है, तो इन 3 भुजाओं से यही 6 अनुपात हम बना सकते हैं और कोई अनुपात बन नहीं सकता। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कुल कितने अनुपात होते हैं। तो मेनली जो होते हैं वो 6 ही अनुपात एक त्रिभुज से बन सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इसी पूरे अनुपात पे पूरा त्रिकोणमिति आधारित होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। फिर उसके बाद आपको याद करने का तरीका भी इसको बताएंगे कि कैसे याद होता है, ट्रिक से भी और बेसिक से तो हमने बता ही दिया। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम आपको याद करने का कुछ टेक्निक बताते हैं। ठीक है, इसको चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको बना देते हैं। यहाँ पे थीटा है, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये यहाँ पर कर्ण हो गया। ठीक, तो 6 अनुपात हमने बताया था। इसको 6 को नाम याद कर लेना सीरियल से, जिस तरीके से हम सीरियल से याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको याद कर लेना। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और थोड़ा दूर दूर लिख दें, साइन कॉस टैन कॉट, सेक के बाद कोसेक थीटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, पहले इन तीनों को एक साथ याद करना, फिर इन तीनों को एक साथ याद करना, तो आसानी से याद हो जाएगा। ग्रुप बनाएंगे, साइन कॉस टैन 3 बार अगर नाम ले लो, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, 3 याद हो गया, साइन कॉस टैन। फिर कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ऐसे हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अनुपात क्या होगा इनका कि साइन थीटा के साथ कौन सा अनुपात आएगा, कॉस थीटा के साथ कौन सा अनुपात आएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा बहुत प्रचलित ट्रिक है जिसको कहते हैं लोग लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये बहुत फेमस है। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत फेमस है, लोग ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ से कैसे हम अनुपात बनाएंगे इसको देखो। पहले तो ये सीरियल से जब याद होगा तभी ये फॉलो होगा। ठीक है, तो पहले इन तीनों के लिए ये चलेगा लाल बटे कक्का,
तो पहला हमारा क्या है साइन थीटा, तो यहाँ से पहला अनुपात हम उठाएंगे, यानी एल से लाल और के से कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा में हमारा लंब और कर्ण का अनुपात आएगा। ठीक है, इसका और इसका। फिर इसे है दूसरा हमारा है ए से आधार और के से कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। तीसरा हमारा है लंब बटे आधार, यानी एल से लंब ए से आधार, एल फॉर लंब ए से आधार। ठीक, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, कोट थीटा पे आएंगे तो कोट हमारा लंब बटे आधार। अच्छा, साइन कॉस टेन हो गया, साइन कॉस टेन, ये हमारा 3 तो इससे हो गया। अब चौथा अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे? इसी को हम पलट देंगे, यानी उल्टा इसको पलट के ऊपर लिखेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी ए के यानी अक, और इसका उल्टा वही होगा लाल, यानी उल्टा करके इसको नीचे भेज देंगे, अक को यानी पीछे से लिखेंगे, इसको ऊपर, और इसको पीछे से, आगे से बात एक ही है, आएगा लाल। यानी यहाँ पे जो हमारा अब इन 3 के लिए चलेगा वो अक बटे लाल, अक बटे लाल। ठीक, तो अब कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। दूसरा हमारा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये तो हो गया हमारा, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। यानी साइन कॉस टेन के लिए हम लाल बटे कक्का, और कॉट सेक कोसेक के लिए अक बटे लाल। ठीक, लाल बटे कक्का, अक बटे लाल। ठीक है, इससे हम इन अनुपातों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक विशेष चीज़ देखने की बात यह है कि थीटा हम कौन सा ले रहे हैं। अगर थीटा हम ये ले रहे हैं तो देखो, कभी भी थीटा के जो सम्मुख भुजा होता है वो हमेशा लंब होता है। ठीक है, और थीटा जिस भुजा पे नीचे बन रहा है वही हमारा आधार होगा। अगर मान लेते कि हम थीटा यानी यहाँ से लेते, ठीक है, यहाँ पे थीटा हम ना लेते, अब यहाँ पे हमारा लंब ये बन जाएगा, थीटा के सम्मुख जो भुजा होगा वही हमारा लंब होगा, और यहाँ पे आधार ये बन जाएगा। ठीक है, चलो एक दूसरा फिगर लेके हम बना सकते हैं। जब थीटा यहाँ पे होगा तब तो सेम ऐसे रहेगा। जब इस थीटा की बात करेंगे, यानी यहाँ पे अब हमने इस थीटा को नहीं लिया, इस थीटा को लेके सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इतना आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में मिलेगा। 2 ही बातें ध्यान में रखना है कि थीटा इस भुजा से लिया जा रहा है कि यहाँ से लिया जा रहा है। तो जो भी थीटा होगा उसके सम्मुख भुजा हमेशा लंब होगा। जैसे हमने यहाँ से थीटा लिया था तो सब हमारा इस तरीके से, इसको लंब माना था, आधार उसके बेस पे ये पूरा निकला था। लेकिन यहीं पे अगर थीटा इसको मान लेते हैं तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी कर्ण तो हमारा वही सबसे बड़ी भुजा रहेगा। तो इसी अनुसार ये बदल जाएगा। चलो जैसे कहते हैं लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं। अब मान लेते हैं हम साइन थीटा यहाँ से लेते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब, यानी ये यहाँ से हम इसको लेंगे, लंब बटे आधार तो वही होगा। ठीक है, लंब बटे आधार यानी ए बी सी, तो हमारा ए बी बटे क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी बी सी, ए बी बटे बी सी। लेकिन यहाँ से अगर हम नाम लेते हैं तो ए बी सी, तो यहाँ पे क्या होता था? लंब बटे यानी बी सी बटे ए सी होता था। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो बी सी बटे ए सी होता था जब हम इसको लेते थे, लेकिन रहेगा हमारा लंब और आधार वही रहेंगे। ठीक है, बस कहने का मतलब है कि जब थीटा यहाँ से हम लेंगे, इसके सापेक्ष जब हम अनुपात निकालेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक, लंब ये हो जाएगा जब इस थीटा के सापेक्ष में अनुपात निकालेंगे। और जब यहाँ से थीटा का मान लेंगे हम यहाँ से, ठीक, तो लंब तो हमारा यही होगा और आधार हमारा यही रहेगा। ठीक, बस इतना याद रखना।
बाकी ये जो दिक्कत है इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए कई ट्रिक हैं और भी ऐसे हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है। तो कई ट्रिक हैं जो आपको आसान लगे। अगर इससे नहीं याद होगा तो अगली वीडियो में हम आपको उससे बता देंगे। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा से आसानी से याद हो जाएगा। वैसे तो ये मैं ज़्यादातर इसी ट्रिक को यूज़ करता हूँ और ज़्यादा लोगों को सजेशन भी यही देता हूँ कि आप इसी से याद करें तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज की वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इससे संबंधित कुछ सवाल जो आते हैं किताब में, यानी जो बुक में आते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।